Hello everyone and I welcome you all to another informative session of Educator। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस YouTube चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को इफेक्ट करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। तो गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में बात किया था कि किस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और अब वो धीरे धीरे कीव की तरफ एडवांस करता जा रहा है। यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने की डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और अब वो इमीडिएट सीज फायर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक ज़माने में यूक्रेन के पास दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल हुआ करता था? नहीं ना। तो आज का हमारा सेशन इसी के बारे में होने वाला है। देखिए, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया था और वो 15 अलग अलग देशों में बंट गया था। लेकिन इस देश के टूटने के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अब न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, और भी थे साथ में जिनके हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स थे। सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूक्रेन के पास 1900 स्ट्रैटेजिक वॉरहेड्स थे, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और 44 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये नंबर कितना हाई है। हमारे पास आज हिंदुस्तान में ही 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत ही कम नंबर। उतने के आसपास ही पाकिस्तान का भी स्टॉकपाइल है। भारत ने तो न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट के बाद ही ये कह दिया था कि वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। इतना ही नहीं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके खिलाफ वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये भी कहा था कि वो फर्दर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो सोचिए, जिस देश ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को इतना ट्रांसपेरेंट रखा वो नहीं बख्शा गया, तो यूक्रेन के पास तो फिर भी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था। अमेरिका उसे कैसे जाने देता? तो अमेरिका ने पूरी कोशिश करी कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन ना हो। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के ठीक पहले यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने और सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गॉर्बाचेव ने एक ट्रीटी साइन करी जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि का मेजर गोल ये था कि आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, उसको कम किया जाए और दोनों देश रिस्पॉन्सिबल ढंग से अपनी अपनी सुरक्षा करें। लेकिन इस ट्रीटी के साइन होने के कुछ समय बाद ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है और अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब वो प्रोलिफरेशन को कैसे रोके, क्योंकि जो अग्रीमेंट साइन हुआ था वो तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हुआ था, ना कि यूक्रेन और अमेरिका या फिर बेलारूस और अमेरिका के बीच। 1992 में यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, इन्हें पोर्चुगल बुलाया गया और वहां उनसे लिस्बन प्रोटोकॉल साइन करवाया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लिस्बन प्रोटोकॉल स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का ही पार्ट था। इस प्रोटोकॉल में कहा गया कि जितने भी देश सोवियत यूनियन से बाहर निकल कर आए हैं उन्हें उस सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट्स कहा जाएगा, एंड देयरफॉर जो प्रोविजंस स्टार्ट ट्रीटी में हैं वो प्रोविजंस इन सक्सेसर स्टेट्स पर भी लागू होगा। इसी ट्रीटी के तहत इन देशों पर यह भी दबाव बनाया गया कि ये देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करें। इन द मीन टाइम जो न्यूक्लियर वेपन्स इन देशों के पास था वो एक सिंगल अथॉरिटी के कंट्रोल में डाल दिया गया, और जाहिर सी बात है वो सिंगल अथॉरिटी कोई और नहीं बल्कि रशिया ही था। लेकिन इस प्रोटोकॉल के साइन होने के कुछ समय बाद ही रशिया और यूक्रेन के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि रशिया धीरे धीरे वापस से सभी अपने नेबरिंग कंट्रीज पर हमला करने लग गया था। फिर ट्रांसनिस्ट्रिया वॉर में मोल्डोवा में लड़ाई हुई, तो यूक्रेन को डर लगा कि जिन टेरिटरीज में वहां पर आर्म स्ट्रगल चल रहे थे रशिया उनकी मदद से फिर से यूक्रेन को कब्जा सकता है। तो इसलिए यूक्रेन आसानी से तैयार नहीं हुआ लिस्बन प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। फिर नेगोशिएशन शुरू हुए रशिया और यूक्रेन के बीच में, सेवास्तोपोल नेवल बेस को लेकर के, क्रीमिया को लेकर के। और क्रीमिया एक ऐसी जगह थी जहां पर रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि 1954 में सोवियट्स ने यूक्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया था क्रीमियन पेनिनसुला, तो अब रशिया का कोई हक नहीं बनता था उस ज़मीन पर।
ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति का खेल, ये डिप्लोमेसी 1994 तक चला और बाद में 3 देश यूक्रेन, यूएस और रशिया टेबल पर आए बातचीत करने के लिए। इन्होंने कहा कि स्टार्ट अग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया जाए। फाइनली एक ट्राइलैटरल स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें यूक्रेन ने कहा कि वो डिसआर्ममेंट के लिए रेडी है, लेकिन बदले में रशिया उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ यूक्रेन को कंपेंसेशन मिलेगा, इकोनॉमिक कंपेंसेशन मिलेगा फॉर गिविंग अप द न्यूक्लियर वेपन्स। बाद में 1994 में यूएस, यूके और रशिया ने यूक्रेन को बुलाया हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में और वहां पर उन्होंने बुदापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी अश्योरेंसेस को साइन किया। इस अग्रीमेंट में यह अश्योरेंस दिया गया कि यूक्रेन अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर देगा और बदले में रशिया उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, यूएस और यूके ने यहां तक कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी होगी। यूक्रेन को इकोनॉमिक असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी भी यूएस ने उठाई। इसके अलावा जितने भी मिसाइल्स थे जिसको डिसमेंटल करना था, बॉम्बर्स था, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके लिए जो फंड चाहिए थे वो भी यूएस ने ही दिए। फाइनली 1996 में यूक्रेन के पास जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो रशिया को पूरी तरह से ट्रांसफर किए जा चुके थे और 2001 में लास्ट न्यूक्लियर व्हीकल जो इनके पास था, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर व्हीकल यूक्रेन के पास था, उसको भी रशिया को डिलीवर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अग्रीमेंट जो साइन किया गया था, क्या ये यूक्रेन की सबसे बड़ी भूल थी? क्योंकि जो अश्योरेंसेस बुदापेस्ट अग्रीमेंट में दिए गए थे वो अश्योरेंसेस पूरे नहीं किए गए। यूएस और यूके ने कहा था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यूक्रेन की मेंटेन करी जाएगी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन देशों पर होगी, लेकिन जब रशिया ने फाइनली हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर तो इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा और कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं यूक्रेन की सुरक्षा के लिए। आज आप जानते हैं कि भारत को चाइना बुली करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसलिए चाइना की हिम्मत नहीं हुई है एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च करने की। गलवान में भी जब दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी तो उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन किए गए और गलवान वैली से चाइना फाइनली पीछे हटने को राजी हुआ। और अब जब फाइनली यूक्रेन का इन्वेजन हो चुका है तब लीडर्स को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है पास्ट में। इसलिए अब आप न्यूज भी देख सकते हैं कि रशिया ओपनली यूक्रेन को एक्यूज कर रहा है कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं अमेरिका की मदद से। अब ऐसे हालातों में जियोपॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है, ऐसे में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बातें ही याद आएंगी जो उन्होंने सदन में कही थी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के बाद कि आत्मरक्षा की तैयारी वक्त रहते कर ली जाए तो ज्यादा सही बात होगी, वरना वक्त गुजर जाएगा तो हालत भी आज भारत की यूक्रेन जैसी ही होती। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन एंड होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने।